हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबी विकल आर्ट्स क्लास में। भूगोल के इस वायरल मॉडल पेपर के जरिए कुछ और इम्पॉर्टेंट आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक मॉडल पेपर से आपके सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, इसीलिए अलग अलग टाइप के मॉडल पेपर बनाकर आपके सामने लेकर आते हैं, और ताकि जो है ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो है मॉडल पेपर से आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास होने वाला है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन अच्छे से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसकी बात हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि नवनियतिवाद का जो है प्रतिपादन किसने किया था। नवनियतिवाद यानी नव मतलब क्या होता है, नया होता है, यानी इसका मतलब ये है कि ये बात हो रही है नवनिश्चयवाद की। और नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया है? क्या ग्रिफिथ टेलर ने किया है, हमबोल्ट ने, रटजल ने, या फिर एलन सैम्पल ने? किसने किया है? तो जवाब होगा ग्रिफिथ टेलर ने। मैंने आपको बताया था कि अगर नया है तो नया कपड़ा सिलाने कहाँ जाते हैं? टेलर के पास जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, नवनियतिवाद या निश्चयवाद कहते हैं इसे। तो नवनिश्चयवाद की संकल्पना जो है ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे आगे पॉइंट पर। इसमें पॉइंट और बता दें आपको, इसमें रुको और जाओ की भी संकल्पना इन्होंने दी थी। रुको और जाओ की, तो अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि रुको और जाओ की संकल्पना किसने दी थी, स्टॉप एंड गो की संकल्पना, तो जवाब होगा ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। कब दिया था? 19 या 20 में। तो 1920 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? प्रोफेसर अमर सेन, या फिर डॉक्टर महबूब उल हक की, या फिर एलन सैम्पल, या फिर रटजल की? तो भैया अपने महबूब को याद रखेंगे। ठीक है, महबूब को याद रखेंगे, और महबूब इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश में रेल मार्गों का जाल सघनतम पाया जाता है? किस देश में रेल मार्गों का जाल जो है वो बड़ा सघनतम, यानी सघनतम मतलब बहुत ज़्यादा जो है, जैसे सघनतम मतलब पूरा तरह सघन है, सघन बिरल नहीं है, सघन है। ठीक है, अब यहाँ पे यूएसए है, ये ब्राज़ील है, कनाडा है, या फिर रूस है? तो जवाब होगा भैया यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नदियों में से किस देश में, किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य जो है जल संसाधन है? क्या सिंधु नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में है, गंगा में है, गोदावरी में है? तो गंगा भारत की सबसे पवित्र बड़ी लंबी नदी है, इसीलिए जो है इसमें राइट आंसर गंगा नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन से सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कृषि विकास, परिवहन विकास, परितंत्र विकास, भूमि विकास? तो जो इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान में है, और इंदिरा गांधी जो नहर है ये संबंधित है भैया आपका परितंत्र से। ठीक है, परितंत्र, परितंत्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये परितंत्र है, परितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं इसे। परितंत्र से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है। तो भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार है वो किससे वाहन होता है? क्या स्थल समुद्र से होता है, या फिर स्थल वायु के द्वारा होता है, या फिर समुद्र वायु के द्वारा होता है, या फिर समुद्र से ज़्यादा होता है? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैं आपको बता दूँ समुद्र से इसमें ज़्यादा होता है। आप कमेंट करके बताइए कि क्या इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर्वाधिक जो है प्रदूषित नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना, गोदावरी? तो भैया बात करें जो है यमुना, ये दिल्ली होकर बहती है, और आप जानते हैं बहुत सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी यमुना नदी मानी जाती है। अगला है जापान की राजधानी। तो भैया जापान खाने और टोक्यो मत, तो टोक्यो इसकी राजधानी हो जाएगी। लंदन आपकी ब्रिटेन की राजधानी है, यानी इंग्लैंड की राजधानी है। बीजिंग चीन की राजधानी है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, और टोक्यो जापान की राजधानी राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बात करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और 20 शब्दों में आपको आंसर देना पड़ेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सीधा आंसर पर आ जाते हैं, और यहाँ पे एक ही करके समझने का प्रयास करते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के आधारभूत कार्य क्या हैं? तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य क्या हैं, यानी जो मुख्य कार्य है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, पहला पॉइंट, जो वैश्विक व्यापार को नियमित या विनियमित करता है। इसके प्रमुख कार्य यहाँ पे निम्नलिखित दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब ये होता है जब कोई एक देश दूसरे देश में कोई व्यापार करता है
तो उसके लिए कुछ नियम होते, कुछ कानून होते हैं। ऐसे नहीं मन के भी मुंह उठाएं और चले गए दूसरे देश में, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि वहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है और फिर उसके बाद दूसरे देश में जाकर व्यापार वगैरह कर सकते हैं। तो परमिशन किससे लेंगे? WTO से लेते हैं, ठीक है, WTO से लेते हैं। और उसके बाद जो है ये वैश्विक जो व्यापार होते हैं विनियमित करता है। विनियमित का मतलब क्या होता है? विनियमित का मतलब नियम से, कानून से काम करना। ऐसा नहीं कि भैया चलो चाइना में चलते हैं व्यापार करने, अमेरिका में चलते हैं व्यापार करने, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए नियम होते हैं, जैसे पासपोर्ट वीजा बनता है ना, उसी प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कार्य हैं। तो कार्य देखते हैं यहाँ पे, व्यापार विवाद निपटाना। अगर एक देश से किसी दूसरे देश में व्यापार हो रहा है तो उसके बीच में विवाद भी होते होंगे, है ना। जैसे आप दुकान पे जाएंगे, कभी कभी देखते हैं कि कस्टमर से, दुकानदार से झड़प हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसा विवाद ना हो, उस विवाद को निपटाने के लिए कौन काम करेगा? आगे कौन आएगा? WTO आता है, ठीक है। अगर एक देश दूसरे देश में व्यापार हो रहा है और दोनों देश जो है व्यापार के चक्कर में लड़ लिए तो भैया लड़ाई हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो उसे छुड़ाने के लिए कौन आएगा? WTO आएगा, ठीक है। यही काम करता है WTO। जैसे दो लोग में लड़ाई होगी ना, तो पुलिस बुलवाया जाएगा या फिर कोई छुड़ाएगा तो पुलिस की तरफ से जाती है, तो समाधान करती है उसका, ऐसे WTO है, ठीक है। चलिए आगे है नीतियों की निगरानी करना। नीतियों की निगरानी करना में जो नियम बनाए गए हैं, जो पॉलिसी, जो नियम बनाए गए हैं, उनके सदस्य देश जो होते हैं, उनके व्यापारिक जो नीति होती है, उनका समीक्षा करना, उनको बताना, देखना कि किस प्रकार से नियम का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पूरा देख रेख कौन करता है? WTO करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा, 2 नंबर 2 पॉइंट बता देना, 2 नंबर मिल गया भैया, काम खत्म, ठीक है। ऐसे आराम से लिखिए सेंटेंस को, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कुछ राज्यों में श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है? श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है। आइए बात करते हैं श्रम सहभागिता के बारे में, ठीक है। देखिए भारत में श्रम सहभागिता दर राज्यों में अलग अलग है। इसके प्रमुख कारण क्या है? तो पहले तो ये समझते हैं कि भारत में श्रम सहभागिता, इसका मतलब क्या है, तभी तो आगे काम बनेगा। आप जब आप समझ पाएंगे श्रम मतलब क्या होता है, शर्माना नहीं होता है। श्रम मतलब होता है मेहनत करना, मजदूरी होता है, ठीक है। श्रम मतलब मजदूरी और मेहनत करना। और देखिए सहभागिता, सहभागिता मतलब भैया साथ साथ में भागना। भागने का मतलब साथ साथ भागने वाली बात नहीं है रही है लड़का लड़की का। साथ साथ भागने का मतलब ये होता है कि साथ साथ में काम करना, और साथ साथ में उनका जैसे कि मजदूरी है, अगर किसी को 50 रुपये मिल रहे हैं तो सेम उनको भी 50 रुपये मिलना चाहिए, चाहे वो यूपी में हो या बिहार में हो, ठीक है। अब होता क्या है, जो मजदूरी होती है महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है, यूपी बिहार में कम होती है। यही कारण है कि लोग यूपी बिहार से महाराष्ट्र में जाते हैं कमाने के लिए, या फिर अन्य राज्यों में जाते हैं कमाने के लिए जहां पैसा ज़्यादा मिलता है। तो सहभागिता दर जो है अलग अलग होती है, वही बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके कारण क्या है, तो देखिए कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। भारत कैसा है? कृषि प्रधान देश है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि जो है आधारित श्रमिक यहाँ पे अधिक देखने को मिल जाते हैं। औद्योगिक स्तर, दूसरा पॉइंट, औद्योगिक स्तर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में यह अधिक कारखाने, उद्योग हैं, यहाँ पे श्रम की मांग अधिक होती है। तो ये सारा सहभागिता है कि कृषि क्षेत्र में कितने जो लोग अपना सहभागिता नहीं कितना योगदान देते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र में कितना योगदान देते हैं, ये पूरा डिपेंड करता है। और हर राज्य में अलग अलग होता है, ठीक है, क्योंकि मजदूरी भी अलग अलग होती है, और जो वहाँ पे जो उद्योग होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। गुच्छित बस्ती किसे कहते हैं, उनके कुछ स्थान बताना है। तो देखिए पहले नाम से स्पष्ट निकालिए कि गुच्छित लिखा है भैया। आपने चाबी का गुच्छा देखा होगा जिंदगी में, अपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा। तो चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा क्या होता है? ये गुच्छे में गुच्छे होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे लिखा है बस्ती। तो ऐसी बस्तियां जो चाबी के गुच्छे की तरह या अंगूर के गुच्छे की तरह गुच्छे होते हैं, उन्हीं को तो कहते हैं। अब इसका मतलब क्या, जहाँ पे गुच्छित बस्तियां, जहाँ घर एक दूसरे के पास पास होते हैं, सघन होते हैं, जैसे अंगूर गुच्छा होता है पूरा सघन एकदम भरा होता है, उसी में आमतौर पर जल स्रोत, कृषि भूमि, सुरक्षा संकट दृष्टि से विकसित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन क्षेत्रों में घर पास पास होते हैं, रास्ते बड़ा सकरा सकरा पतला पतला होता है, और वहाँ पे बड़ी ही सघन ज़्यादा मतलब बस्तियाँ बसी होती हैं, उसे गुच्छित बस्ती के नाम से जाना जाता
है। ठीक है, सिंपल, उसके थोड़ा सा कुछ स्थान बता देंगे कहाँ बसी होती हैं, जैसे गंगा यमुना के दोयाब में, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में। यहाँ पे उपजाऊ भूमि है और जल की उपलब्धता है, इसी कारण यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट है केरल पश्चिम बंगाल में, यहाँ नदी घाटी में गुच्छी बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। 2 पॉइंट ले देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा भैया, क्या दिक्कत है। बहुत सिंपल तरीके से समझिए और लिखने का प्रयास करेंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे भैया। ठीक है, चलिए आगे है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपयोग के जो है प्रमुख संवर क्या है, यानी जो उपयोग है उसके प्रमुख संवर क्या है। भूमि उपयोग की बात हो रही है यहाँ पे, भूमि उपयोग। ठीक है, यानी भारत में जो भूमि उपयोग है उसके प्रमुख संवर क्या है, इनके बारे में बताना है। ठीक है, संवर्ग मतलब होता है कि कितने भाग हैं उसके, कैटेगरीज कितने हैं। ठीक है, कितने पार्ट हैं उसके, ये संवर्ग का मतलब पार्ट, अलग अलग हिस्से कितने हैं। ठीक है, देखिए भारत में भूमि उपयोग का मुख्य रूप से निम्नलिखित संवर्गों में विभाजित किया गया है, यानी उसके अलग अलग हिस्से हैं, यानी पार्ट हैं, भाग हैं। संवर्ग देखकर आप घबराना नहीं, उसके अलग अलग हिस्से को बताया गया। जैसे देखिए, जैसे कृषि भूमि, यानी जो भूमि है उस भूमि में कृषि होती है, पहला पॉइंट। तो कुल भूमि का लगभग 60% भाग कृषि होता है। वन क्षेत्र लगभग 21% है, और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में देखा जाए तो लगभग 21% वन है। और कुछ चारागाह होते हैं, चारागाह जहाँ जानवरों को चराया जाता है। कुछ बंजर भूमि पड़ी होती है। तो ये सब क्या है, ये सब इसके पार्ट हैं, इसके हिस्से हैं। 2 नंबर का पूछा जाएगा भैया, 2 पॉइंट लिख देना, मैंने 3 बता दिया है, 1 छोड़ देंगे, 2 ही लिखेंगे, बस आपका काम हो जाएगा, तब भी पूरा नंबर आपको मिलेगा। जितना पूछा गया, जितने नंबर में पूछा गया है उतना लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा आप सभी के लिए। अगला है शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि क्या होती है। तो आइए अंतर देखते हैं, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में क्या अंतर होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी विशेषता यहाँ पे डाल देंगे, और इस प्रकार से भी यहाँ पे शुष्क कृषि यानी ड्राइनेस फार्मिंग, और यहाँ पे जो है आर्द्र कृषि यानी वेट फार्मिंग, इसके बारे में बात करते हैं। पहले जल स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो वर्षा पर निर्भर होता है। ठीक है, वर्षा पर निर्भर होता है, ये सिंचाई जो है, सिंचाई सुविधाएं जो है इसमें उपलब्ध कराना पड़ता है। तो जो शुष्क कृषि होती है इसमें वर्षा पर निर्भर होता है, और जो है इसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है आर्द्र कृषि में, पहला पॉइंट। दूसरा, कौन कौन सी फसलें इसमें आ सकती हैं। तो बाजरा, ज्वार, दालें, ये सब आते हैं इसमें। धान, गन्ना, केला, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, वहीं बात करें भूमि की नमी में, तो जो है कम नमी वाली भूमि होती है, इसमें अधिक नमी वाली होती है। और क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब जो है शुष्क ऋतु में मतलब शुष्क जो है क्षेत्र आते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, केरल, असम, ये सब जो है आपके आर्द्र भूमि में आते हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें लिख देंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में लिखना है, 2 नंबर मिलेगा, 2 पॉइंट लेंगे, काम खत्म भैया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला पॉइंट पर्वत लिखा है, तो पर्वत मतलब ऐसे पर्वत होता होगा। ठीक है, अपने दिमाग में इमेज बना लीजिए। पर्वत क्षेत्र मतलब जहाँ पे ये रहता है वही क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब विकास, यानी इन क्षेत्रों पर विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं इसके बारे में बताना है। ठीक है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बोलते हैं HADP। तो यहाँ पे जो है आप इसके बारे में लिखेंगे, 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट लिखेंगे। यह कार्यक्रम 1974 से 75 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करना था। सतत मतलब जो कंटिन्यू चलता रहे लगातार, ऐसा ना हो कि आज विकास हुआ कल खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सतत विकास मतलब कई साल तक चले, लंबे समय 10, 20, 50 साल तक चले, ऐसा विकास होना चाहिए। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, मृदा संरक्षण, वहाँ पे भूस्खलन ज़्यादा होता है तो उसके लिए वृक्षारोपण करना चाहिए, और एक बार वृक्ष लग गया तो कई सालों तक वो चलता रहेगा, इसका मतलब सतत विकास होता रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, सिंचाई की सुविधा, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण करना चाहिए, जिससे आसानी से सिंचाई की जो सुविधा है उन लोगों को मिल सके। तो अगर इस प्रकार से ले देंगे, 2 नंबर का प्रश्न होगा। माई लाल कोई काट नहीं सकता है, 100% 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने जेन्युइन तरीका से सही आंसर लिखा है भैया, तो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, इस जो है साइबर स्पेस और इंटरनेट के बारे में लिखना है कि साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए, साइबर स्पेस के बारे में बात करें, यह डिजिटल नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम का आभासी संसार है, जिसमें डेटा, सूचना और संचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है। तो साइबर स्पेस का मतलब यह है कि इसमें डिजिटल नेटवर्किंग और कंप्यूटर सिस्टम संबंधित जो है कुछ डाटा होते हैं, सूचना होते हैं, उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो है आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, और वहीं इंटरनेट की बात करें तो उसमें देखिए, इंटरनेट में लिखेंगे यह विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने वाला एक वैश्विक संचार नेटवर्क है, जो सूचना को आदान प्रदान और डिजिटल सेवाओं को लिए प्रयोग किया जाता है। आप कोई जो है नेट पे सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो आपको आसानी से उसके बारे में जानकारी
पता चल जाती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठ प्रदेश, ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। पृष्ठ प्रदेश क्या है, इसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो देखिए पृष्ठ प्रदेश में परिभाषा लिखेंगे, पृष्ठ प्रदेश किसी बड़े शहर, बंदरगाह, ये व्यवसाय केंद्र से जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं जहां आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां समर्थन देता है। यानी पृष्ठभूमि कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा शहर है, कोई ऐसा बड़ा शहर, जैसे मुंबई शहर है, बंदरगाह हो कोई, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये सब बड़े बंदरगाह हैं, व्यावसायिक या केंद्र से जुड़े होते हैं, उन्हें आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को समर्थन देता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 2 पॉइंट ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मुंबई का पृष्ठभूमि जो है क्षेत्र, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे व्यापार होता है। ठीक है, इसके बाद कोलकाता बंदरगाह है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ से वस्तुओं का जो है परिवहन होता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई ऐसा लैंडमार्क बताना है जो जहाँ से सामान का आयात निर्यात होता हो, या फिर जहाँ से, जैसे बस अड्डा होता है ना, लोग बस अड्डे पे आते हैं, वहाँ से बस पकड़ते हैं, ट्रेन स्टेशन होता है, स्टेशन पे आते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं। तो स्टेशन क्या होता है, कई चीज़ों को जोड़ता है, ऐसे स्टेशन होता है, वहाँ पर लोग आते हैं और कई चीज़ों को जोड़ने काम करता है। उसी प्रकार से पृष्ठ क्षेत्र होता है जहाँ पे लोग व्यापार करते हैं और व्यवसाय से जुड़े होते हैं। ठीक है, सिंपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपका अति लघु खत्म हो गया। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय का। इन्हें भी सिंपल भाषा में समझेंगे, 4 नंबर मिलेगा और 4 नंबर का मतलब ये कि कम से कम 1 पेज में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, जो अति लघु है 1 पेज में 2 क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, 1 पेज में 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। और जो लघु उत्तरीय रहेगा 1 पेज में कम से कम लिखेंगे, और थोड़ा सा ज़्यादा लिख रहे हैं तो 1 से 1.5 पेज में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर इससे ज़्यादा लिखें तो आगे क्वेश्चन छूट जाएगा, और छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे, चाहे तूफान आए, भूकंप आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है। कुछ ना कुछ दोस्तों बना कर लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लिखेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं लिखेंगे भैया सादे पन्ने पर एग्जामिनर नंबर नहीं देता। सच्चाई समझने का प्रयास करिए, ठीक है, और समझने का कोशिश करिए कि क्या सच्चाई है। लोग समझाते हैं लेकिन कोई लोग को समझ में नहीं आता है। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानव और वातावरण के संबंधों के प्रभाव, नल के संबंधों को वर्णन करना, यानी मानव और वातावरण। ठीक है, इसके बारे में मानव क्रियाशील, मानव जो है क्रियाशील है और मानव तथा अस्थिर पृथ्वी के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन का परीक्षण कीजिए। ये कथन एलन सी सैंपल ने दिया था और इसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में 6 नंबर में पूछा गया था, इस बार जो है 60 में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से। मानव विकास के उपागम का वर्णन कीजिए और मानव विकास को परिभाषित कीजिए। मानव विकास की आवश्यकता क्यों है, इसके कारण बताइए, और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों से संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ITI करना है तो सीबी विकल ITI गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे 100% सही सटीक जानकारी आपको मिलेगी। एडमिशन कब होगा, फॉर्म कब आएगा, किस ट्रेड से करें, कहां से करें, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, पूरा डिटेल में सारी जानकारी आपको यहां पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन है मानव और वातावरण के संबंधों को वर्णन करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे मानव है भैया, ठीक है, मानव है। और यहाँ मान लेते हैं कि जो है इन्वायरमेंट है, ये वातावरण को मान लेते हैं। यहाँ पे जो है एक पेड़ बना लेते हैं ताकि जो है आपको आसानी से समझ में आए। ये मान लीजिए इन्वायरमेंट है, वातावरण है, ठीक है, ये वातावरण हो गया। अब देखिए मानव करता क्या है, मानव करता भैया मानव इस पेड़ का उपयोग करेगा, इससे लकड़ी प्राप्त करेगा, जो फल फूल है, छांव है, औषधि, सब कुछ प्राप्त करेगा। अब आएगा क्या समय, एक दिन ऐसा आता है कि जो जनसंख्या बढ़ती है तो मानव पेड़ को काट देता है। यानी मानव का असर किस पे पड़ा, प्रकृति पे पड़ा। प्रकृति मतलब वातावरण, यानी पर्यावरण पे पड़ा। ठीक है, अब जब मानव ने पेड़ काटा है तो क्या पेड़ का काटा हुआ मानव पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, भैया पड़ेगा। तापमान बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन होगा। इसका मतलब ये है कि मानव का असर प्रकृति पर यानी वातावरण पर, और वातावरण का असर मानव पे जब पड़ता है तो इन्हीं अंतर संबंधों को मानव भूगोल कहा जाता है। यही समझाना चाह रहा है इसमें। ठीक है, अब इनकी जो है कई सारी परिभाषा है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा निश्चयवाद के बारे में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा निश्चयवाद के बारे में। जो निश्चयवाद है इसमें प्रकृति सर्वशक्तिमान है और उसमें कहा गया है कि मानव जैसा चाहता है वैसा मानव नहीं कर सकता है, प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा कर सकता है, और प्रकृति सर्वशक्तिमान होता है निश्चयवाद में। और दूसरी है यहाँ पे संभववाद। दूसरा यहाँ पे संभववाद। और संभववाद में कहा गया है कि जो मानव है वो सर्वशक्तिमान है, मानव अपनी संभावनाएं खुद बनाता है, मानव जैसा चाहे वैसा कर सकता है। क्योंकि अगर नदी है तो नदी पर मानव बांध बनाकर उससे पानी को रोक सकता है, और रोक कर नदी नहर की तरह दूसरी तरफ मोड़ सकता है, जल विद्युत उत्पादन कर सकता है,
है तो मानव ने कुछ संभव कर दिया है। तो इस प्रकार से मानव और वातावरण में कुछ संबंध है। पहला मैंने आपको बताया निश्चयवाद, ध्यान रखेंगे इसको भी, और इसके बाद जो है दूसरा मैंने आपको बताया संभववाद, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, संभववाद। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पे एक नई संकल्पना आती है जिसका नाम है नवनिश्चयवाद, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने जो बताया है, यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और अपनी भाषा में इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये कथन एलेंसी सैम्पल ने दिया है और एलेंसी सैम्पल ने जो है अच्छी तरीके से बताया है। एक एक करके समझते हैं। पहले 3 पॉइंट इसमें है। तो पहला पॉइंट ये है कि मानव क्रियाशील है, ठीक है, मानव क्या है, क्रियाशील मानव है और अस्थिर पृथ्वी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा अस्थिर पृथ्वी। तीसरा है उनके बीच परिवर्तनशील संबंध हो रहे हैं। तो 3 पॉइंट है। तो पहला देखते हैं कि मानव जो है पृथ्वी को प्रभावित करता है। पहला पॉइंट कैसे, देखिए, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वनों की कटाई आदि प्रक्रिया से पृथ्वी का स्वरूप बदलता है। यानी कहने का मतलब है कि मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए पृथ्वी पर जो संसाधन है उन संसाधनों को उपयोग करता है और पूरी तरह से उसका अंधाधुंध उपयोग करता है। इसका मतलब मानव पृथ्वी पर जो संसाधन है उनका उपयोग करता है। इसका मतलब पृथ्वी को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे है दूसरा पॉइंट, यहाँ पे पृथ्वी मानव को प्रभावित करती है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी एक झापड़ मारा है, एक तमाचा मारा है, तो भैया पलट के आपको भी मारेगा। यानी पृथ्वी, जब मानव ने पृथ्वी का संसाधन जो है उपयोग किया, तो पृथ्वी तो भी उसको प्रभावित करेगी। यानी जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, ये सब जो है प्रभाव डालती है। यानी प्रकृति का असर मानव पे और मानव का असर प्रकृति पर, इन्हीं अंतर संबंधों के अध्ययन को इसमें बताना चाह रहा है, ठीक है। आगे है यहाँ पे तीसरा पॉइंट, इसके बीच में परिवर्तनशील संबंध है, जैसे तकनीकी विकास के साथ साथ ये संबंध लगातार बदलता रहता है, क्योंकि जैसे से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ऐसे ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को और उपयोग किया जा रहा है। तो इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। निष्कर्ष में 2 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह कथन सत्य है क्योंकि मानव और पृथ्वी के संबंध स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तन है और पारस्परिक परिवर्तन हो भी रहा है, ठीक है। चलिए आगे है, नेक्स्ट है कि मानव विकास के उपागम होता है अप्रोच, यानी दृष्टिकोण, ये कह सकते हैं कि स्रोत कौन कौन से हैं मानव विकास के, कौन कौन से स्रोत हैं, ठीक है। तो देखिए मानव विकास के स्रोत का, मानव विकास कैसे कर सकता है, जब उसके पास पैसा होगा तभी तो विकास पाएगा भैया, सिंपल सी बात है। तो आर्थिक उपागम मतलब क्या, इसे आय आधारित दृष्टिकोण भी कहते हैं। अगर आपको सेंटेंस में नहीं आ रहा तो सिंपल भाषा में यहाँ पे आय लिख दीजिए, ठीक है, पैसा लिख दीजिए, पैसा नहीं आय लिखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आय लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे कि जहां मानव के विकास के प्रति व्यक्ति की आय यानी जीडीपी उपभोक्ता के खर्च को मापा जाता है, उसे आर्थिक उपागम कहा जाता है, ठीक है। अगर आप अपनी भाषा में लिख रहे हैं, हेडिंग डाल देंगे आय और इसके बारे में लिखेंगे कि जब जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक आय होगा उतना ज़्यादा वो विकास करेगा, आय नहीं होगा तो विकास कम करेगा, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन वही पूछ रहा है ना कि मानव विकास कब करता है, तो उपागम यानी कैसे कैसे स्रोत हैं। तो हमारे पास स्रोत क्या है, स्रोत में भैया हमारे पास है पैसा यानी आय है, तो उस पैसे से ही तो हम विकास करेंगे। तो पहला हेडिंग आपने आपसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप रुपये मतलब आय लिखेंगे और उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट रहेगा सतत विकास उपागम। सतत विकास उपागम का मतलब यह है कि पर्यावरण और संसाधन को संतुलित उपयोग पर ध्यान देना। अगर संतुलित उपयोग पर ध्यान दिया जाएगा तो सतत विकास होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें सामाजिक उपागम। सामाजिक उपागम का मतलब यह है कि शैक्षिक, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और जीवन स्तर की जो है प्रमुखता दी जाती है। आगे है मानवतावादी उपागम। इसमें लिखेंगे कि यह व्यक्ति स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के मानवाधिकारों पर केंद्रित होता है, ठीक है। ऐसे एक सेंटेंस को लिख सकते हैं। आगे इसमें दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास को परिभाषित कीजिए और उसकी आवश्यकताओं को बताइए। क्या होता है मानव विकास, देखिए मानव विकास का अर्थ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और अपनी क्षमताओं को अधिक उपयोग करना, जो है ये सब मानव विकास के अंतर्गत आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, जीवन प्रत्याशों को प्राथमिकता देती है, ठीक है। अगर इसको आप अपनी भाषा में लिख रहे हैं तो मानव विकास कब कर सकता है, जब मानव का शरीर अच्छा होगा, यानी स्वस्थ होगा पूरी तरह से, ठीक है, यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तब, और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा तब, ठीक है। यानी 2 प्रकार से, जब मानव शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो किसी भी काम को कर सकता है, और जब काम करेगा तो उसे आय मिलेगा तो विकास करेगा, सिंपल, ठीक है। ऐसे भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं भैया ऐसे। आगे है मानव विकास की आवश्यकता क्यों करता है मानव विकास, देखिए आर्थिक विकास पहला पॉइंट हो जाएगा। उत्पादकता बढ़ाकर समृद्धि सुनिश्चित करना, यानी उत्पादकता बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी तो
मतलब विकास होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे सामाजिक समानता, सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना ताकि जो है सभी मानव विकास कर सके। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार, लोगों को अधिक सशक्त और जागरूक बनाना ताकि वो अधिक से अधिक विकास कर सके। नेक्स्ट है तकनीकी प्रगति, यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक उन्नति को बढ़ावा देना ताकि जो है तकनीकी रूप से लोग सक्षम हो सकें और वो लोग चीज़ों को समझें और विकास करें। ठीक है, आगे है यहाँ पे सतत विकास, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करना और बढ़ावा देना ताकि जो है अधिक से अधिक प्राकृतिक जो संसाधन हैं सबके पास पहुंचे और सब उसका उपयोग करें। ठीक है, निष्कर्ष में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात उसकी नहीं है। आगे बात करते हैं स्वच्छंद उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना को बताना है। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के बारे में बतानी है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक है, देखिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग वो उद्योग होते हैं जो उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचारों पर आधारित होते हैं। नवाचारों का मतलब नए नए आविष्कार करना। ठीक है, नए नए आविष्कार करना, तो नए वैज्ञानिक मतलब जो उन्नत वैज्ञानिक होते हैं वो नई नई तकनीकों को इस्तेमाल करके उच्च प्रौद्योगिकी का जो है निर्माण करते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए विशेषता में ले सकते हैं शोध और विकास। शोध और विकास की बात करें, नहीं आर एंड मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उच्च प्रौद्योगिकी नवाचार और अनुसंधान को प्राथमिकता देती है। नवाचार नए नए आविष्कार करना यानी शोध करना उसको प्राथमिकता देती है। दूसरा पॉइंट है स्वचालन और रोबोटिक्स। स्वचालन और रोबोटिक्स का मतलब यह है कि उत्पादन प्रक्रिया में आधुनिक मशीनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है कौशल आधारित श्रम। इन उद्योगों में कुशल इंजीनियर, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ इनकी आवश्यकता होती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ये उद्योग वैश्विक बाजारों पर केंद्रित होते हैं जैसे कि सिलिकॉन वैली, भारत के बेंगलुरु, ये सब जो है आईटी सेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आईटी सेक्टर में बात करें तो भारत के बेंगलुरु, अमेरिका का सिलिकॉन वैली, मैंने भी आपको बताया था, इस प्रकार से इसमें ले सकते हैं। आगे है बायोटेक्नोलॉजी में जैसे दवाओं और जैविक चिकित्सा का उद्योग, इन सब के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता है। एयर स्पेस और रक्षा तकनीकी इसरो, नासा जैसे संस्थाएं हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स छोटे हैं लेकिन शक्तिशाली उपकरणों के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे उच्च प्रौद्योगिकी का मतलब है इसमें क्या क्या बनाया जाता है, क्या क्या आविष्कार किया जाता है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो रोबोट होते हैं वो बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बनाए जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो सब बनाए जाते हैं, ये सब जो है वहाँ पर निर्माण किया जाता है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। 6 नंबर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, 150 शब्दों में लिखना होगा, कम से कम 2 से 2.5 पेज में आपको आंसर प्रेजेंट करना होगा। तो ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 23 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो अथवा करके दिया रहेगा, आप उसे भी ले सकते हैं। फिर 24 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, और अगर आपको नहीं आएगा तो अथवा करके ये वाला नीचे वाला भी कर सकते हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे इसके बाद जो है क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र की सार्थकता और वृद्धि के बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र कृषि उद्योगों के बाद सबसे तेज बढ़ने वाला क्षेत्र है। किसी भी उद्योग किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्रमुख संकेत जो है इसका होता है। ठीक है, अब वहीं बात करें सेवा क्षेत्र में क्या सार्थकता है, तो उसके बारे में लिखेंगे रोजगार सृजन करना। ठीक है, पहला पॉइंट रोजगार सृजन करना, इसमें लिखेंगे यह क्षेत्र लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, शिक्षा क्षेत्र है, चिकित्सा क्षेत्र है, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। वही बात करें भारत की जो है भारत में कितना योगदान है, तो अर्थव्यवस्था में योगदान भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का लगभग 50% इसका योगदान माना जाता है। वही बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, तो वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति में डिजिटल युग में आईटी और बीपीओ सेवाओं ने इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बनाया है। आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा और टेलीकम्युनिकेशन जैसी सेवाएं नागरिकों को जीवन की उच्च गुणवत्ता सुधारने में मदद करती हैं। और नेक्स्ट है निर्यात एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन, यानी सेवा क्षेत्र में विशेष रूप से आईटी और पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा को अर्जित करने में सहायक प्रदान करती हैं। बात करते हैं सेवा क्षेत्र की वृद्धि में क्या कारण है, क्यों वृद्धि ज़्यादा हो रही है, तो उसमें लिखेंगे पहला पॉइंट यहाँ पे है औद्योगिकरण और नगरीकरण। जैसे जैसे उद्योग और शहर विकसित हो रहे हैं, इनकी सेवाओं की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। नेक्स्ट है तकनीकी प्रगति, यानी इंटरनेट डिजिटल तकनीकी ने सेवाओं क्षेत्र को अत्यधिक गति प्रदान की है। अगला पॉइंट है शिक्षा और कौशल विकास।
अधिक शिक्षा, अधिक मतलब शिक्षा यानी शिक्षित कुशल जनसंख्या ने सेवा को विस्तृत जो है उपयोग किया है और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है उदारीकरण और वैश्वीकरण। 1991 के बाद भारत में सेवा क्षेत्र में वृद्धि तेजी से आई है, विशेष रूप से आईटी और बैंकिंग क्षेत्र में देखा जा रहा है। वहीं बात करें सतत विकास की, तो यहाँ पे देखिए सतत विकास के वो लक्ष्य बढ़ता हुआ ध्यान मतलब पर्यावरण जो है वो समाजी सेवाओं की मांग में वृद्धि धीरे धीरे हो रही है। इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं सेंटेंस। अगला है क्वेश्चन, जनसंख्या की ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में बताना है, यानी गांव के बारे में और नगर के बारे में बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मानव जनसंख्या का संगठन दो प्रमुख रूपों में बांटा गया है, एक ग्रामीण यानी रूरल और नगरीय यानी अर्बन। दोनों का विकास उनकी आर्थिक गतिविधियां, संसाधन और जीवन शैली पर निर्भर करता है। पहले बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या संगठन के बारे में। यहाँ पे आर्थिक संरचना में लिख सकते हैं कि यहाँ पे कृषि जो होती है मुख्य व्यवसाय होता है, पशुपालन होता है, कुटीर उद्योग यहाँ पे निर्भर होते हैं। कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि जो परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जो हाथ से ज़्यादातर काम किए जाते हैं, ऐसे उद्योग को कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। वही बात करें जनसंख्या घनत्व में, तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलती है और जो है अधिक भूमि की उपलब्धता होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग कृषि ज़्यादा करते हैं। वही बात करें नेक्स्ट है पॉइंट है सामाजिक संरचना में, तो उसमें लिखेंगे पारंपरिक रीति रिवाज, जातिगत आदि व्यवस्थाएं यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है सुविधाएं, बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि की सुविधा भी यहाँ पे आसानी से नहीं मिल पाती है जितना शहरों में मिलता है। नेक्स्ट है आवासीय व्यवस्था, बिखरी हुई बस्तियाँ और कच्चे मकान देखने को मिलते हैं, हालांकि आज के दिन में पक्के मकान बन गए हैं। अब अगला लिखेंगे नगरीय संगठन की विशेषता, तो उसमें देखिए ऐसे हेडिंग उसमें भी रहेगा जैसे आपने नगरीय में लिखा है, ग्रामीण में लिखा है। यहाँ पे लिखेंगे आर्थिक संरचना, इसमें उद्योग, व्यापारिक और सेवा क्षेत्र ज़्यादा निर्भर होते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पे अत्यधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है और यहाँ पे जो भूमि होती है वो सीमित होती है। अगला है सामाजिक संरचना में, तो यहाँ पे अधिक मिश्रित समाज पाई जाती है और जाति आधार जो संरचना है वो कमजोर देखने को मिलती है। वहीं बात करें सुविधाओं में, तो देखिए आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि देखने को मिलता है। आवासीय सुविधा की बात करें तो बहुमंजिल इमारत, शहर में बहुत सारी जो है बिल्डिंग आपको देखने को मिलती है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला है परिवहन के प्रकार और जल परिवहन के प्रकार बताइए तथा जल परिवहन के लाभों के बारे में वर्णन करना है। तो देखिए इसमें लिखेंगे, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे स्थलीय परिवहन। ठीक है, आप इसका थोड़ा सा चार्ट भी बना सकते हैं, इस प्रकार से एक चार्ट भी बना सकते हैं यहाँ पे, और जो है इस प्रकार से बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पहले लिखेंगे स्थल परिवहन, यहाँ पे लिखेंगे जो है जल परिवहन, यहाँ पे लिखेंगे वायु परिवहन। स्थल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है, एक है आपका सड़क परिवहन, रेल परिवहन और जो है पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, इस प्रकार से आप चार्ट बना सकते हैं और फिर इसके बारे में अलग अलग करके लिखिए। पहला है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन की बात करें तो इसमें देखिए सुलभ और लचीला होता है, और रेल परिवहन जो होता है ये भारी और लंबी दूरी के लिए होता है। ठीक है, वहीं बात करें जो है जल परिवहन के बारे में, तो जल परिवहन के बारे में देखिए आंतरिक जल परिवहन और जैसे नदियों में, झीलों में, झरनों में होता है, और समुद्री परिवहन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयोगी होता है। वहीं बात करें वायु परिवहन में, तो देखिए वायु परिवहन जो होता है ये तीव्र गति होता है लेकिन काफ़ी महंगा होता है वायु परिवहन। नेक्स्ट है पाइपलाइन परिवहन की बात करें तो उसमें देखिए गैस, तेल और जो इससे नाली होता है, नाली पाइप के द्वारा जाता है, उसी प्रकार से गैस, तेल, तरल पदार्थ भी आज के दिन में पाइपलाइन से जाते हैं। अब बात करते हैं जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है, जल परिवहन के लाभ क्या हैं। तो देखिए जल परिवहन सस्ता परिवहन है, ईंधन और रख रखाव लागत इसमें कम आती है, और दूसरा पॉइंट है भारी वस्तुओं की परिवहन मदद होती है, जैसे बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी के, वो बड़े बड़े सामान लेकर जाते हैं, तो बड़े भारी सामान जैसे कोयला, खनिज आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। जो है पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, कोई भी प्रदूषण नहीं होता ज़्यादा, अन्य परिवहन की तुलना में जल परिवहन कम प्रदूषित होता है। ठीक है, बात करें अगले पॉइंट पर, तो समुद्री व्यापार में सहायक होते हैं, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है इसके सबसे बड़ा योगदान समुद्री मार्ग का होता है। नेक्स्ट है भीड़ भाव से मुक्ति होती है, वहाँ पे समुद्र में कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है। सड़कों और रेल की तुलना में जल मार्ग काफ़ी ट्रैफिक कम होता है और वहाँ पे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसके बाद अथवा करके भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बता दिया है, आप इसके भी ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसे जानते होंगे कि भारत में जल प्रदूषण की प्रमुख समस्याएं क्या है। तो देखिए जल परिवहन की समस्या में मतलब प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण भारत में गंभीर समस्या है। नदियां, झील, भूजल, समुद्र को प्रभावित कर रही हैं। इसका मुख्य कारण मानव गतिविधियां और औद्योगिक कचरा है। आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे रहेगा औद्योगिक कचरा। रासायनिक
धातु, विषक पदार्थ जल के स्रोतों को निष्कासन यानी दूषित कर देती हैं। और गृहस्थ कचरा यानी घरों से निकलने वाले जो कचरे हैं, यानी कहने का मतलब गंदे पानी, प्लास्टिक, अन्य घरेलू जो सामान होते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं जल में जाके घुल जाते हैं, जल में जाके मिल जाते हैं, नहर में, नदी में, तालाब में, झील में, समुद्र में, इस प्रकार से फैलना शुरू कर देते हैं। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट है कृषि गतिविधियाँ, यानी कीटनाशक, उर्वरक और जैविक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये भी जल में घुलकर जो है उसको प्रभावित करते हैं और दूषित हो जाता है। नेक्स्ट है अवैध खनन और शहरीकरण। अवैध रेत खनन और शहरी कचरा जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट है धार्मिक गतिविधियां, यानी मूर्ति विसर्जन, पूजा सामग्री आदि जो है शव प्रवाह, ये सब जो है नदी में प्रवाहित करते हैं, तो इससे भी कहीं कहीं प्रदूषण होता है। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो देखिए मानव स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। दूषित जल जनित रोग होते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड जैसे ये सब बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जलीय जीवन जो है इसका विनाश हो रहा है, यानी जो प्रदूषक कारक है जैसे मत्स्य है जो है जलीय जीवन का जो है विनाश हो रहा है। वहीं बात करें भूजल की गुणवत्ता में, तो जो भूमि के अंदर जो जल से निकालते हैं, जो भूमि के अंदर से जल निकालते हैं और प्रदूषण से जो मुक्त हो जाते हैं और वो पीने योग्य नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण संतुलन उत्पन्न हो जाती है, यानी जल चक्र पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं और जो है जो पानी है वो दूषित हो जाता है। ठीक है, अब इसका समाधान क्या है, तो समाधान में भैया लिखेंगे औद्योगिक कचरे निपटान के लिए सही ढंग से उसका उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कचरा प्रबंधन प्रणाली मजबूत किया जाना चाहिए ताकि जो है प्रदूषण को कम किया जा सके। नदियों और झीलों की साफ सफाई और सरकारी योजनाएं चलाना चाहिए, जैसे नमामि गंगे परियोजना है। ऐसे जन जागरूक अभियान चलाना चाहिए जिससे जो है उसका समाधान किया जा सके। इसके बाद मानचित्र कार्य होंगे और मानचित्र कार्य में इस प्रकार से जो है आपको एक सादा मैप मिलेगा, उसको भरना होगा। ठीक है, तो चलिए भर लेते हैं फटाफट, क्या दिक्कत है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य आपका जवाब हो जाएगा केरल। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं केरल भारत में कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और नीचे में ये साइड आपका केरल हो जाएगा, तो यहाँ पे एरो बना देंगे और यहाँ पे लिखेंगे केरल और क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट डाल देंगे, बस काम हो जाएगा। ठीक है भैया, इतना काम करना होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ये है कि मध्य प्रदेश की राजधानी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भैया देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और यहाँ पे जो है आपको मध्य, ये मध्य है ना भारत में, मध्य ये एमपी हो गया, तो यहाँ पे बीचों बीच यहीं पे आप भोपाल भर दीजिए। ठीक है, भोपाल भर दीजिए, यहाँ पे भोपाल हो जाएगा। ठीक है, सुनो गोपाल, ये है भोपाल। ठीक है भैया, भोपाल हो जाएगा। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला, हाँ सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो गया आपका सिक्किम। तो यहाँ पे जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है आपका सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम है, तो आपका यहाँ पे इस प्रकार से भर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सिक्किम। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, इस प्रकार से आप अच्छे से लिखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा भैया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सॉरी न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है और सर्वाधिक गणना, तो सर्वाधिक गणना यूपी में होता है और लिंगानुपात कम कहाँ पे है, हरियाणा में सबसे कम है। तो दोनों भर लेते हैं, यूपी और हरियाणा। तो देखिए यूपी जो है भैया ये रहा नेपाल, और नेपाल का आधा हिस्सा यूपी का है, तो पहले यूपी पड़ेगा फिर बिहार पड़ता है। ठीक है, तो हमें यूपी भरना, तो यहाँ पे यूपी भर देंगे। और जो है हरियाणा भरना है, तो आप जस्ट यूपी के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हरियाणा भर देंगे, दोनों काम ओके हो जाएगा। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं भरेंगे, पूरा नाम भरेंगे तभी पूरा नंबर मिलेगा, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से विश्व का मानचित्र रहेगा। क्वेश्चन पूछा कि उत्तरी अमेरिका का विस्तृत अनाज कृषि भरना है, तो विस्तृत अनाज कृषि जो है आप यूएस से भर सकते हैं, यहाँ पे कनाडा भर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यूएस से भर दे रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल देंगे फर्स्ट, तो ये जो है फर्स्ट हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, दक्षिणी अमेरिका की एक बंदरगाह भरना है, तो दक्षिणी अमेरिका की बंदरगाह भर लेते हैं। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका में जो है यहाँ पड़ेगा अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, इस प्रकार से आप यहाँ पे भर देंगे, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन है अर्जेंटीना की राजधानी भी मैंने आपको बता दिया, अभी मैंने भरा था। ठीक है, और विश्व का समुद्री पत्तन एक कोई भरना है, विश्व का एक समुद्री पत्तन भरना है, तो यहाँ पे दो पत्तन ध्यान रखेंगे। पहला है जापान की राजधानी टोक्यो, और जापान यहाँ पे है, तो जापान यहाँ पे है, जापान की राजधानी टोक्यो, और दूसरा है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन। ये दोनों जो है आप इसमें से कोई भी एक भर सकते हैं, एक इस छोर पे है, एक इस छोर पे है। ठीक है भैया, दोनों भर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व में दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश, तो
विश्व में दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत अपना दिख रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ भारत भर देंगे। ठीक है, पहले पे चीन, दूसरे पे भारत आ जाएगा। इस प्रकार से पूरा पेपर आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों कर आएंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ देंगे तो अब नंबर कट जाएगा, इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।